एक तरफ देश भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी की हालत खराब है। उद्योग धंधे बंद हैं, कारखानों पर ताले लटके हैं और नौकरियां जा रही हैं। इस वजह से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाना पड़ रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय ने खबर दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई मंगलवार रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौर में ये उनका 5वां संबोधन होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्रियों के बीच 11 मई सोमवार को एक लंबी बैठक हुई थी। इस बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि 17 मई के बाद लॉकडाउन में ढील कैसे दी जानी है। साथ ही कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर चिंता भी जताई गई थी। कंटेनमेंट जोन को लेकर भी चर्चा हुई। नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में ये कहा था कि देश को हर हाल में कोरोना वायरस को गांवों तक पहुंचने से रोकना होगा। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि मोदी मंगलवार रात अपने संबोधन में क्या क्या कह सकते हैं। सबसे ज्यादा संभावना इस बात की है कि वो प्रवासी मजदूरों से जुड़ा मुद्दा उठा सकते हैं। हाल में महाराष्ट्र में एक रेलवे हादसे में पटरी पर सो रहे 16 मजदूरों की जान चली गई थी। इसके अलावा वो लॉकडाउन को खोले जाने से जुड़े सुझाव भी मांग सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मंगलवार दोपहर दिल्ली की जनता से लॉकडाउन खोले जाने से जुड़े सुझाव मांगे हैं। इसके अलावा मोदी सरकार ने स्पेशल श्रमिक ट्रेनों के अलावा 12 मई से दूसरी रेल सेवाएं भी शुरू की हैं। वो इस बारे में भी कोई जानकारी दे सकते हैं। हालांकि इस समय सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि लॉकडाउन का तीसरा दौर 17 मई को खत्म हो रहा है और देश और राज्य इसके बाद क्या रणनीति अपनाएंगे। ये वाला तीसरा लॉकडाउन 17 मई तक है। 17 मई के बाद क्या करना चाहिए, इसके ऊपर कल प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की थी और प्रधानमंत्री जी ने चर्चा के बाद कहा कि कौन सा राज्य क्या चाहता है, आप कितनी ढिलाई चाहते हैं लॉकडाउन में, क्या क्या चीज़ें शुरू करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप 15 तारीख तक अपने अपने सुझाव भेज दीजिए और उन सुझावों के ऊपर केंद्र सरकार फिर निर्णय लेगी कि 17 तारीख के बाद क्या किया जाए। मैं अपने दिल्ली के लोगों से आज सुझाव मांगना चाहता हूं। आपको क्या लगता है 17 मई के बाद? जाहिर सी बात है कि अभी कोरोना काफ़ी फैला हुआ है, लॉकडाउन पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं किया जा सकता। क्या लॉकडाउन में ढिलाई दी जानी चाहिए? अगर ढिलाई दी जानी चाहिए तो कितनी ढिलाई दी जानी चाहिए? किस किस क्षेत्र में ढिलाई दी जानी चाहिए? क्या बसें चालू होनी चाहिए? क्या मेट्रो चालू होनी चाहिए? क्या ऑटो चालू होनी चाहिए? टैक्सी चालू होनी चाहिए? क्या स्कूल खुलने चाहिए? मार्केट खुलने चाहिए? इंडस्ट्रियल एरियाज खुलने चाहिए? क्या क्या चीज़ें खुलनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं खुलनी चाहिए? जाहिर सी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग कड़ाई से मेंटेन की जाएगी, सबके लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हमें अपने आप को एक तरफ कोरोना से बचाना है, अपनी सेहत को कोरोना से बचाना है और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था की भी सेहत बना के रखनी है, क्योंकि अभी फिलहाल लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। तो मुझे कल शाम को 5 बजे तक अगर आप लोग अपने अपने सुझाव भेज दें, मैं जनता के सुझाव भी ले रहा हूँ, एक्सपर्ट से भी बात करूँगा, डॉक्टर से भी बात करूँगा और जितने सुझाव आएंगे अच्छे सुझाव, ये मैं क्लियर कर दूँ, ये कोई वोटिंग नहीं है कि इस सुझाव को इतने वोट मिले उसे, ये कोई उस तरह की कोई वोटिंग नहीं है। आइडियाज चाहिए। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कितनी ढिलाई दी जानी चाहिए, ढिलाई दी जानी चाहिए कि नहीं ढिलाई दी जानी चाहिए? जो जो अच्छे सुझाव लगेंगे उन सब सुझावों को लेके एक्सपर्ट से बात करके, डॉक्टर से बात करके, सभी लोगों से बातचीत करके हम दिल्ली वालों की तरफ से परसों फिर एक प्रस्ताव बना लेंगे और परसों हम अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज देंगे।
कोविड-19 की महामारी के इस दौर में कई चीजें बदल रही हैं। कामकाज, साफ सफाई से लेकर खान पान के तौर तरीके उन्हीं बदलती चीजों में शामिल हैं। इन दिनों कुछ लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या कोविड-19 की बीमारी खाने पीने की चीजों से भी फैलती है। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सुरक्षित खान पान को लेकर 5 जरूरी टिप्स शेयर किए हैं। पहली टिप है खाने को सुरक्षित तापमान पर रखना। पके हुए खाने को रूम टेम्परेचर पर या फ्रिज के बाहर 2 घंटे से ज्यादा टाइम के लिए ना रखें। तैयार खाने और खासकर जल्द खराब हो जाने वाले खाने को 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर फ्रिज में रखें। खाना परोसने से पहले उसे तेज आंच पर गर्म करें। फ्रिज में भी खाना ज्यादा समय के लिए स्टोर ना करें। फ्रोजन फूड यानी जमी हुई चीजों को फ्रिज के बाहर पिघलने के लिए ना छोड़ें। ये क्यों जरूरी है? पके हुए खाने को कमरे के सामान्य तापमान में रखे जाने से सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस तेजी से विकसित हो सकते हैं। 5 डिग्री से कम और 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर सूक्ष्म जीव का विकास या तो रुक जाता है या फिर सुस्त हो जाता है। हालांकि कुछ खतरनाक सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो 5 डिग्री से कम तापमान पर भी विकसित होते रहते हैं। दूसरी टिप है कच्चे भोजन को पके हुए खाने से दूर रखें। जैसे अंडे, मांस, सी फूड को खाने पीने की दूसरी चीजों से अलग रखें। पके हुए खाने और कच्चे भोजन को भी एक दूसरे से दूर रखें। ये क्यों जरूरी है? कच्चा भोजन, खासकर मांस, पोल्ट्री उत्पाद और सी फूड में ऐसे बैक्टीरिया या वायरस हो सकते हैं जो पकाए जाने के दौरान खाने पीने की दूसरी चीजों को संक्रमित कर सकते हैं। तीसरी टिप है खाने को पूरी तरह पकाना। खासकर मांस, पोल्ट्री उत्पाद, अंडे और सी फूड को अच्छी तरह से पकाया जाना चाहिए। मांस और पोल्ट्री उत्पाद तैयार करते वक्त ये ख्याल रखें कि शोरबा गुलाबी न रहे। ये क्यों जरूरी है? अगर खाना अच्छी तरह से पकाया जाता है तो इससे सभी सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया वगैरह पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। रिसर्च से ये बात सामने आई है कि 70 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर खाना पकाने से ये सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि वो खाना खाने लायक हो गया है। चौथी टिप है निजी स्वच्छता की। खाना बनाने से पहले और खाना बनाने के दौरान हाथ जरूर धोते रहें। खाना बनाने की जगह, चूल्हे और बर्तन को अच्छी तरह से साफ करें और हो सके तो सैनिटाइज्ड भी। किचन को कीड़े मकोड़ों और दूसरे जानवरों से सुरक्षित रखें। ये क्यों जरूरी है? ज्यादातर सूक्ष्म जीव कोई बीमारी नहीं फैलाते हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसे खतरनाक बैक्टीरिया भी होते हैं जो मिट्टी, पानी, जानवरों और इंसानों में काफी पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव हमारे हाथ, साफ सफाई के काम आने वाले कपड़े, बर्तन, कटिंग बोर्ड पर मौजूद रहते हैं। 5वीं टिप है साफ पानी और साफ भोजन सामग्री। खाना पकाने के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करें। फल और सब्जियां जरूर धोएं, खासकर तब जब आप उन्हें कच्चा ही खा रहे हों। खाने पीने की एक्सपायर्ड चीजें यानी जिनके इस्तेमाल की तारीख खत्म हो गई हो, उनका इस्तेमाल नहीं करें। ये क्यों जरूरी है? पानी और बर्फ जैसी चीजों में सूक्ष्म जीव या कुछ नुकसानदेह तत्व हो सकते हैं। खराब और बासी खाने में जहरीले रसायनों के पैदा होने का खतरा रहता है। दुनिया के कई देश कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चीन जैसे देशों में संक्रमण का दूसरा दौर खतरे की घंटी बजा रहा है। इस बीच कई देश ऐसे भी हैं जो वायरस के खतरे के बीच जिंदगी को पटरी पर वापस लाने के तरीके आजमा रहे हैं। वहां कुछ बंदिशें हैं, लेकिन कामकाज भी शुरू हो गया है। और भारत में लॉकडाउन के तीसरे चरण के खत्म होने की तारीख भी नजदीक आ रही है और कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले 67,000 से ज्यादा हो गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आगे क्या होगा? क्या लॉकडाउन बढ़ेगा? इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठक की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी चुनौती लॉकडाउन में ढील के बावजूद कोरोना वायरस को गांवों में फैलने से रोकना है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ये मानती है कि भारत कोविड-19 से खुद को सुरक्षित रखने में कामयाब रहा है और इसमें राज्यों ने बड़ी भूमिका निभाई है और राज्यों की सलाह पर ही आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। भारत के बाद अब आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस संकट का सामना करते दुनिया के तमाम देशों में क्या चल रहा है। चीन के वुहान और उत्तर पूर्वी इलाके में नए मामलों की वजह से संक्रमण के फिर से सर उठाने का खतरा पैदा हो गया है। वुहान में 11 मार्च के बाद संक्रमण के सबसे अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। कल यहां 5 नए मामले और देश भर में 17 नए केस मिले हैं। और रूस और उत्तर कोरिया की सीमा के पास 3 प्रांतों जिलीन, खायलुंगजियांग और लियाओनिंग में लोकल ट्रांसमिशन के 5 नए केस मिले हैं। चीन से पूरी जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता रॉबिन ब्रांट। शुलान शहर ऐसे प्रांत में है जिसकी सीमा उत्तर कोरिया से मिलती है।
उत्तर कोरिया में अब तक कोविड-19 का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन अब इस शहर को मीडियम रिस्क की श्रेणी में रखा गया है। हम वुहान में भी संक्रमण के नए मामले देख रहे हैं, जहां से ये सब शुरू हुआ था। यहाँ 5 नए केस दर्ज किए गए हैं। संभवतः ये एक ही कंपाउंड के आसपास का मामला है, जो 89 साल के उस बुजुर्ग से जुड़ा है जो मार्च में इस वायरस से संक्रमित हो गए थे। इस बीच यूरोपीय देशों ने लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील देनी शुरू कर दी है। फ्रांस में आज से कुछ बच्चों के प्राइमरी स्कूल खुल गए हैं। कपड़ों, किताबों की दुकानें, सैलून और फूलों की दुकानें भी खुल गई हैं। हालांकि रेस्टोरेंट, सिनेमा और बार अभी भी बंद रहेंगे। और स्पेन के कुछ इलाकों में घरों से बाहर एक्सरसाइज की इजाजत मिल गई है, लेकिन सिर्फ 10 लोग ही इसके लिए एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं। वहीं खुली जगहों पर मौजूद रेस्तरां खुल रहे हैं, पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां भी करना होगा। वहीं ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के एक हफ्ते में पाबंदियों में कुछ ढील देने की बात कही, जिसके बाद लंदन में कुछ इस तरह से ट्रैफिक बढ़ गया। लेकिन वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड ने कड़ी पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला किया है। और यूरोप में पाबंदियों में ढील देने वाले शुरुआती देशों में से एक है जर्मनी, जहां लोगों का ये वीकेंड थोड़ा खुशनुमा गुजरा है। जर्मनी में 7,500 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं, जो यूरोपीय देशों में सबसे कम आंकड़ों में से एक है। वहीं यूरोपीय देश डेनमार्क ने कोरोना वायरस को काबू करने में बाजी मार ली है। वहां भी लॉकडाउन की बंदिशों में ढील मिल गई है। डेनमार्क में कोरोना वायरस की वजह से 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अब बंदिशों में ढील के बाद वहां जिंदगी कैसे चल रही है, आइए देखते हैं। लॉकडाउन के बाद की जिंदगी। डेनमार्क में कोरोना वायरस से जब एक भी मौत नहीं हुई थी, तभी लॉकडाउन लगा दिया गया था और अब 1 महीने बाद बंदिशें हटा ली गईं। जिंदगी लगभग सामान्य हो चुकी है। ये एक छोटी सी बात है। मैंने अपने नाखून दुरुस्त करा लिए हैं, लेकिन ये अच्छा लगता है। पाबंदी इतनी है कि ग्राहकों की संख्या सीमित रखी गई है। डेनमार्क को बंदिशें हटाने का भरोसा कैसे हासिल हुआ? हमारे हेल्थ सिस्टम पर अधिकतम दबाव नहीं आया था। वायरस फैलने की रफ्तार धीमी हो रही थी। इससे हमें कारोबार दोबारा शुरू करने का मौका मिला। लॉकडाउन हटाए जाने के बाद संक्रमण की दर थोड़ी बढ़ी है, लेकिन ये अभी इतनी भी नहीं कि खतरा महसूस हो। यहाँ बहुत कुछ भरोसे की डोर से बंधा है। सरकार लोगों पर यह भरोसा कर रही है कि वो कायदे को मानेंगे और लोगों को सरकार की रणनीति पर भरोसा है। मैं जानता हूँ कि यहाँ काफी भीड़ नजर आ रही है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि किसी भी समूह में 10 से ज्यादा लोग नहीं हैं। मैं हैरान था कि कितने लोग बाहर निकलना चाहते हैं और वो सब अब बाहर हैं। मुझे लगता था कि लोग डरे हुए होंगे, लेकिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की शिकायत कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये सब सही चल रहा है। डेनमार्क में टेस्टिंग के लिए कई नए सेंटर शुरू किए गए हैं और ये उनमें से एक है। ये सेंटर पाबंदी हटाने के बाद शुरू हुए हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि कितने लोगों में संक्रमण है। साथ ही ये पता करना भी जरूरी है कि जो उपाय लागू किए गए हैं वो कितने कामयाब हैं। इससे बंदिशों में और ढील दी जा सकती है। जिंदगी का नया ढर्रा बहुत कुछ उसी तरह है जैसे पहले जिंदगी चल रही थी। डेनमार्क ने यहाँ तक का सफर सावधानी से तय किया है और दुनिया देखना चाहती है कि वो इसके आगे कैसे जाते हैं। थाईलैंड में भी जिंदगी पटरी पर लाने की कोशिश है। वहां 3,000 से कुछ ही ज्यादा लोग इसकी चपेट में हैं और 60 लोगों की जान गई है। वहां पर कल रविवार से लॉकडाउन में रियायत मिली है, मगर संक्रमण के फिर फैलने यानी कि सेकेंड वेव आने की चिंता बनी हुई है। वहां क्या हो रहा है, देखिए बैंकॉक से बीबीसी संवाददाता जॉनथन हेड की रिपोर्ट। बैंकॉक एक तटीय जिले के अंदरूनी इलाके का मंदिर। यहाँ लोगों को सैंपल लेने के लिए बुलाया गया है। ऐसे बहुत कम देश हैं जो थाईलैंड की तरह कोरोना संक्रमण पर काबू रख पाए हैं। फिर भी प्रशासन चिंतित है। वे हालात काबू में रखना चाहते हैं। थाईलैंड के पास दक्षिण कोरिया की तरह टेस्ट करने की क्षमता नहीं है, इसलिए सरकार उन्हीं इलाकों में टेस्ट कर रही है जहां खतरा ज्यादा है, जैसे कि यहाँ। मकसद है कि वायरस को फिर से फैलने से रोका जा सके। हम बहुत सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ेंगे। थाईलैंड के लोगों की सुरक्षा सबसे अहम है। 6 हफ्तों से लगाए गए लॉकडाउन में आंशिक राहत दी गई है। स्ट्रीट स्टॉल,
खुले रखे गए थे। मगर ऐसे रेस्तरां सोशल डिस्टेंसिंग के कड़े नियमों का पालन करने पर ही खुल सकते हैं। आमतौर पर यहाँ 11 टेबलों पर 30 ग्राहक बैठा करते थे, मगर अब 6 टेबलों पर 6 ही ग्राहक बैठ सकते हैं। पनुअत जानते हैं कि उन्हें अगले 3 या 4 महीने ऐसे ही बिताने होंगे। मगर सोशल डिस्टेंसिंग के इस दौर में एक रेस्तरां कमाल का आइडिया लेकर आया है। प्लास्टिक की इन शीट्स के कारण लोग एक ही टेबल पर बैठकर खाना खा सकते हैं, और वो भी प्रशासन की ओर से लगाई गई शर्तों का पालन करते हुए। प्लास्टिक स्क्रीन के आर पार बैठकर साथ खाने की सुविधा नौजवान पीढ़ी के लिए काम की चीज साबित हुआ है। हमारे यहाँ पूरे हफ्ते की बुकिंग हो गई। कोरोना वायरस के कारण दुनिया बदल सी गई है। लॉकडाउन हटने के बाद बहुत से कारोबार खुद को नए तौर तरीकों में ढालने में संघर्ष कर रहे हैं, मगर इस रेस्तरां ने बाजी मार ली है।